ब्राह्मी विद्यापीठ के सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत स्वागत है और ब्राह्मी विद्यापीठ की तरफ से आप सभी को बहुत सारा नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी 70वीं बीपीएससी की परीक्षा के लिए जिस तरीके से लग करके तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मैंने आप लोगों को डिटेल तरीके से सिलेबस नहीं बताया। तो ये बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट से बिहार की जो परीक्षा है, 70वीं बीपीएससी की परीक्षा है, उसके लिए जो सिलेबस है, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसको मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए क्या सिलेबस होगा और इंग्लिश सिलेबस तो सेम है, तो हिंदी मीडियम में भी सिलेबस को डिस्कस कर लूँगी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी इंग्लिश में सिलेबस को डिस्कस कर लूँगी। क्लासेस जो होती हैं मेरी बायलैंग्वेज होती हैं, तो उसमें तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सिलेबस को समझे बिना हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम या मेंस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। वैसे तो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा का पैटर्न बदला है और ये स्टूडेंट के फ़ायदे की बात होती है। हम अलग से दोनों परीक्षाओं की तैयारी नहीं करते, बल्कि एक साथ इंटीग्रेटेड तैयारी करें तो वो बेहतर होगा। अभी चूँकि समय कम है, 2 महीने से भी कम समय अब आप लोगों के पास 61 दिन का गिना गिनाया दिन बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मैं प्रीलिम्स को डायरेक्टली टारगेट करके आप लोगों के लिए चलूँ, और चल भी रही हूँ। ऑलरेडी जो है टाइम टेबल के हिसाब से बिहार स्पेशल की क्लासेस हो रही हैं, 3री 4थी क्लास तक हम लोग पहुँच चुके हैं और सक्सेसफुली मुझे आप लोगों का उस पर सपोर्ट मिल रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा एवं भविष्य में आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की अद्यतन संशोधित संरचना एवं अद्यतन संशोधित पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो ये आपको आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया हो। चलिए सीधा सिलेबस की तरफ रुख करते हैं। हिंदी मीडियम के मेरे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जो चीज़ें बताई जा रही हैं, पहले उसे देख लीजिए। सिलेबस के पहले यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो 2 घंटों की होगी, ठीक है, जिसमें सामान्य अध्ययन का एक पत्र 150 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो 2 घंटे में आपकी ऐसी नहीं है कि एक जीएस का पेपर होगा और एक सीसेट का पेपर होगा, जैसा कि आप अमूमन देखते हैं कि बीपीएससी में के अलावा अगर आप यूपीपीएससी की परीक्षा को देख लें, या फिर एमपीपीसीएस की परीक्षा को देख लें, या फिर यूपीएससी की परीक्षा को देख लें, तो वहाँ पे 2 पेपर देखने को मिलते हैं, एक सीसेट का पेपर और जीएस का पेपर। मॉर्निंग में जीएस और फिर शाम को सीसेट होता है। इस तरीके से यहाँ नहीं होता। यहाँ पे उसी एक प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न पत्र में सभी मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग के सवाल होते हैं, मतलब सीसेट वाला सेक्शन और जीएस का सेक्शन साथ में पूछ लिया जाता है। यहाँ सीसेट का वेटेज थोड़ा कम होता है, 10-15 सवाल में सीसेट कंप्लीट कर लिया जाता है, लेकिन सीसेट क्वालिफाइंग तरीके का नहीं होता है ना। उसी 2 घंटे के अंतर्गत 150 प्रश्न में आपको जीएस भी मिल जाएगा और सीसेट देखने को भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो एक प्रश्न पत्र होगा जो 150 नंबर का होगा, ठीक है, 150 नंबर का होगा, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 घंटे करने के लिए। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। तो जो आप लोगों का प्रश्न पत्र होगा उसमें जो है वस्तुनिष्ठ मतलब ऑप्शन होगा, और बहुविकल्प मतलब पहले 5 ऑप्शंस आया करते थे, 69th के बाद से 4 ऑप्शन आया करते हैं, ठीक है। उम्मीदवार वस्तुपूरक प्रश्न पत्रों प्रश्न पुस्तिका का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्रीलिम्स के पेपर में सवालों का जवाब देने के लिए आप कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। प्रीलिम्स पास करने वाले, कट ऑफ क्लियर करने वाले बच्चे मेंस के लिए चयनित किए जाएंगे। अतः इसमें प्राप्त किए गए अंकों का मुख्य परीक्षा में कोई संबंध नहीं होगा, है ना। आप कितना भी नंबर पा जाते हैं प्रीलिम्स में, वो मेंस के नंबर में काउंट नहीं होंगे, या मेरिट बनाते वक्त वो काउंट नहीं होंगे।
इसमें उत्तीर्णता अनिवार्य है, कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। यहाँ समझिए, जैसे 10 पद निकाले गए हैं, ठीक है, तो अब जब 10 पद निकाले गए हैं तो कितने बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, तो 100 बच्चे, उसके 10 गुना बच्चे। और ये काफ़ी अच्छा है, अगर टोटल जितनी सीट आई है उसके 10 गुना बच्चे मेंस के लिए जा रहे हैं, तो एक काफ़ी अच्छा रेशियो बीपीएससी के द्वारा लिया गया है, एक अच्छा यहाँ पे निर्णय है। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों के जोड़ की शुद्धता जांच कराने एवं इसके प्राप्तांक निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों के जोड़ की शुद्धता जांच कराने एवं इसके प्राप्तांक निर्गत करने का प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान बीपीएससी के अंतर्गत नहीं किया गया है। हम लोग सीधा अब सिलेबस को देखते हैं। देखिए, सिलेबस में आप लोगों को यहाँ बताया गया है कि सामान्य अध्ययन पेपर में क्या क्या होंगे। तो सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान होगा, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, ठीक है, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर, भारत का इतिहास होगा, बिहार का इतिहास होगा, ठीक है। तो वही जो बिहार स्पेशल की क्लासेस ले रही हूँ उसमें बिहार स्पेशल में बिहार का इतिहास, बिहार का बिहार के इतिहास में आधुनिक प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास सभी कवर कर रही हूँ। वैसे ही सामान्य भूगोल, ठीक है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग। अगर ये पीडीएफ नहीं है तो आप डायरेक्टली सिलेबस ऐसे डाल दीजिएगा, बिहार बीपीएससी सिलेबस, डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से आ जाएगा, ब्लू पर्पल कलर की वेबसाइट है, वहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली पीडीएफ, वहीं से आप ले लीजिए। अन्यथा आप ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसकी आप नोट्स बना सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका होगा। तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, बिहार में क्या क्या देखना है, तो बिहार के प्रमुख भूगोलिक प्रभाग है ना, बिहार में जैसे उत्तरी बिहार और दक्षिणी विभाग बिहार जो है बहुत अलग अलग है, तो उसके प्रभाग देखना है। बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है, और आर्थिक व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था यहाँ पे बोला जा रहा है, और आर्थिक व्यवस्था, बिहार का राज्य व्यवस्था मतलब बिहार पॉलिटी को यहाँ पे नहीं इंडिकेट किया जा रहा है, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, की इकॉनमी के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन कौन सी इकॉनमी, आज़ादी के बाद बिहार की इकॉनमी में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, कौन सी नई इंडस्ट्री लगी है इत्यादि इत्यादि, वो जो है ना इसके बारे में 69 बीपीएससी से आइडिया लग जाता है। सवाल कैसे आएंगे हम आप लोग को क्लास लेते वक्त बता देंगे, इसकी चिंता मत करिएगा। भारत की राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था और उसमें बिहार का क्या योगदान था, इसे डिटेल में पढ़ना है। अब आगे इन्हीं चीज़ों को डिटेल करते हुए बता रहा है, सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न है ना, तो जो ये सभी पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान जो दिया गया हुआ है मतलब जनरल साइंस जो दिया गया है, इसके अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण मतलब प्रैक्टिकल से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों पर का विशेष अध्ययन नहीं किया गया। तो मतलब आपसे जो है जनरल साइंस पूछा जाएगा, जैसे सिलेबस में भी लिखा हुआ है समान विज्ञान पूछा जाएगा, ना कि स्पेसिफिक साइंस पूछा जाएगा, है ना। जनरल साइंस इन द सेंस जो एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है और थोड़ा सा और आगे जा कर के जो लूसेंट की जनरल साइंस की बुक में दिया गया है, इससे ज़्यादा कहीं से नहीं पूछना है। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हिस्ट्री में ना सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा राजा कब बना था, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था, हिस्ट्री को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस वक्त इतिहास में सामाजिक स्थिति क्या थी, ठीक है, सामाजिक स्थिति मतलब क्या प्रथा था, समाज में क्या व्यवस्था थी, उस वक्त आर्थिक इतिहास में आर्थिक व्यवस्था क्या थी, उस वक्त की पॉलिटी, हिस्ट्री में पॉलिटी क्या थी, पॉलिटी इन द सेंस आप समझ सकते हैं ना कि न्याय व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, वो यहाँ पे पूछा जाएगा और ऐसा पूछा भी जा रहा है।
भूगोल के विषय में अगर आप लोग देखें तो भूगोल विषय में भारत तथा बिहार दोनों का भूगोल पूछा जाएगा और विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होगा। जैसे आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं ना, ह्यूमन ज्योग्राफी, उससे सवाल होंगे। मतलब भूगोल का वो वाला पार्ट जैसे ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी इज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट द इकोनॉमी एंड द कल्चर ऑफ द नेशन। तो वो वाला पार्ट मतलब डिटेल में जा कर के, यदि पानी की समस्या कहीं है, बाढ़ की समस्या कहीं है, आग की समस्या कहीं है, तो वो सब यूपीएससी लेवल का यहाँ पे भी पूछा जाएगा। तो भूगोल में यहाँ पे अंतर्देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, बहुत इम्पॉर्टेंट, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना बिहार के संदर्भ में, भारत में जो जो योजनाएं चल रही हैं बिहार के संदर्भ में संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप, जो 19 सेंचुरी में आप लोगों ने देखा होगा, जो एक आप कह सकते हैं रेनेसां, जो एक मूवमेंट चल रहा था ना, पुनर्जागरण वाला, तो वो सब यहाँ पूछा जाएगा। राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब सभी प्रमुख आंदोलन इत्यादि यहाँ पे पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। तो वो जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार है वो यहाँ से आ जाएगा। जैसे कि पिछले साल मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट आसान से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो जो कि बिहार से, जब बिहार में गांधी जी का बहुत सारा मूवमेंट हुआ और बिहार में और सारे जो मूवमेंट हुए हैं वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल से पढ़ पाएंगे, क्योंकि 69 बीपीएससी में उसके बारे में वहाँ से पूछा गया था सवाल। तो ये प्रीलिम्स का सवाल जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का जो ये सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए सिलेबस को आगे देखते हैं। चलिए 70th बीपीएससी हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोगों का टाइम टेबल दिया हुआ है। मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी इसके बारे में आप लोगों को बताई हूँ, पहले भी बताई हूँ, पर आज मैं आप लोगों को टाइम टेबल बता रही हूँ फिर से, चूँकि सिलेबस मैंने डिटेल में बता दिया। क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे हो रही हैं, तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो अभी जो जिस चीज़ों की क्लास चलेगी, तो ये सिलेबस मैं कहाँ से कहाँ तक के लिए लेकर के चल रही हूँ वो भी आप लोग देख लीजिए। तो ये सिलेबस आप लोगों का 28 ठीक है जुलाई से लेकर के 10 सितंबर का है। ठीक है, 10 सितंबर के बाद तो टेस्ट होंगे, लेकिन 10 सितंबर तक पूरा जो पीटी का सिलेबस है वो इसी चैनल पे कवर होगा। तो 28 जुलाई से जो है आप लोगों के बिहार स्पेशल की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। तो बिहार स्पेशल की क्लासेस जो हैं 28 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक होंगी। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर 4 से 10 अगस्त तक आप लोगों की जनरल साइंस, जो एक बहुत बड़ी समस्या आज के स्टूडेंट में बन चुकी है कि जनरल साइंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। एनसीईआरटी भी पढ़ना है, लूसेंट भी पढ़ना है, क्राउन भी पढ़ना है, कुछ चिंता की बात नहीं है। सारा जो मटेरियल है एकदम कंपाइलेशन के रूप में बेहतरीन तरीके से मैं उसको कवर कर चुकी हूँ, बस आप क्लास से जुड़े रहिएगा। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 अगस्त के बाद 10 से 12 अगस्त फिर हम लोग इकॉनमी को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इकॉनमी तैयार करेंगे। यहाँ जो बिहार स्पेशल में आप लोगों को इस वक्त क्लासेस ले रही हूँ 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक, इसमें बिहार की पॉलिटी, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी सब कुछ कवर कर रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। फिर उसके बाद 4 से 10 अगस्त तक आप लोग जनरल साइंस देखेंगे, और जनरल साइंस के बाद आप लोग जो है 10 अगस्त के बाद 10 से 12 अगस्त आप लोग इकॉनमी देखेंगे, और 12 अगस्त के बाद 13 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक ज्योग्राफी की क्लासेस देखेंगे। फिर ज्योग्राफी की क्लासेस तुरंत ख़त्म होने के बाद 16 अगस्त से जो है हम लोग 16 से 20 अगस्त तक पॉलिटी की क्लासेस देखेंगे, और पॉलिटी की क्लासेस ख़त्म होने के बाद से हम लोग 20 अगस्त के बाद से डायरेक्टली हम लोग लग जाएंगे 20 से 30 अगस्त। चूँकि हिस्ट्री बहुत लेंदी होता है इसलिए हिस्ट्री को सबसे बाद में रखा और सबसे ज़्यादा समय दिया है, क्योंकि इसमें तीनों मिडिवल, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों देखना है।
तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए 20 से 30 अगस्त तक बाद में हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है। अच्छे रिसोर्सेज से होगा। कौन सी बुक से पढ़ा रही हूँ मैं क्लास में सबसे पहले ही बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंट आ जाए कि जिस सोर्स से आप लोग पढ़ रहे हैं वो बेहतरीन सोर्स है ना। तो जैसे ही क्लासेस, जैसे इस वक्त जो बिहार स्पेशल की मैं क्लासेस ले रही हूँ, वो सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगी, और वो मुझे लगा जो बिहार समग्र KBC नैनो पब्लिकेशन की आती है, तो मैंने उसका 6th एडिशन जो लेटेस्ट एडिशन है उससे आप लोगों को पढ़ाने का शुरू कर दिया। तो जैसे ही क्लासेस शुरू होती है तुरंत सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ रही हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 2 तरीके हैं उस बुक को लेने का। एक, या तो आप परचेज कर लें तुरंत ऑनलाइन या ऑफलाइन सेंटर से जा कर के, या फिर आप उस बुक की, ऐसी कोई बुक है नहीं जो मैं पढ़ा रही हूँ जिसका PDF ना अवेलेबल हो, तो आप PDF ले सकते हैं। करना क्या है, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उस PDF को सामने रखिए, उसको मार्क करते रहिए। सबसे अच्छा है बुक खरीद लें। और ये दोनों नहीं कर सकते तो तीसरा जो सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी कुछ मैं पढ़ा रही हूँ उसकी नोट्स बनाइए, क्योंकि मेरी क्लासेस देखने का या किसी भी क्लासेस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसका नोट्स नहीं प्रिपेयर करते हैं। तो उसका नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में, क्योंकि मैं 10 सितंबर को जैसे ही ये क्लासेस लेके खाली होंगी, लास्ट क्लासेस जो हैं 31 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक आप लोगों की करंट अफेयर की होने वाली है। जैसे ही मैं यहाँ से खाली होंगी, सीधा 10 सितंबर के बाद से लेकर के लगभग 25 सितंबर तक टेस्ट होंगे, और वो उन्हीं चीज़ों पर टेस्ट होंगे जो मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो जब नोट्स में आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होंगी तो ही वो मेरे टेस्ट आप सॉल्व कर पाएंगे और आपको उससे फ़ायदा होगा। तो मैं इसी के साथ आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों का साथ बना रहा है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इसके लिए मैं आप लोगों की आभारी हूँ। आप लोगों को शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।